हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है, जैसे कि आप मुझे जानते भी हो। तो आज हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिस चीज के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं, उसका नाम है एचपी पुलिस का जो प्रीवियस एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2019 में। आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लास्ट टाइम जो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या लेवल क्वेश्चंस का पूछा गया था और किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब बातें हम जानेंगे। इससे पहले की सेशन की शुरुआत की जाए, आप मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस बात को पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए तथा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस सेशन में बहुत ज्यादा मजा आएगा और आप भी देखेंगे कि किस तरीके से, या मैं क्यों कहता हूं कि एच पुलिस का एग्जाम बाकी एग्जाम से अलग है। इस बात को आप जैसे जैसे आगे सेशन बढ़ता जाएगा इस चीज को आप जानते जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, एचपी पुलिस का हमारा एक बैच जो है वो लॉन्च हो गया है। उस बैच की इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इस बैच के रिगार्डिंग जितनी भी आपके पास क्वेरीज हैं, जो भी आपके अंदर उत्सुकता है, उसके लिए आप जो है नंबर आपके सामने है, इस पर कॉल कीजिए या इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यहाँ पर आपको इस बैच के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारी की सारी बता दी जाएगी। छोटी सी बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इस बैच में कंप्लीट आपको एच पुलिस का पढ़ाया जाएगा। दूसरा, ये एक लाइव बैच रहेगा, इसमें लाइव क्लासेस ली जाएंगी, प्लस जो भी आपके डाउट होंगे उन्हें लाइव यानी उसी समय क्या किया जाएगा, रिजोल्व किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी प्रॉपर आपको शीट्स प्रोवाइड की जाएगी, सॉल्व करवाए जाएंगे, तो जो भी डाउट हो उसे भी लिया जाएगा। तो ये सब कुछ खास बातें। इसके अलावा और भी कुछ खास बातें रहेंगी, तो आप जो है स्क्रीन पर लिखे हुए पोस्टर में देखिए, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां पर आपको हर एक बात की डिटेल्स दे दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। मैं भी उतने में इस क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन है √4 लगा हुआ है और पावर में कितना है 3, मल्टीप्लाइड बाय 16 जो कि रूट के अंदर है और पावर में कितना है 4, डिवाइडेड बाय 8 की पावर में 2 और 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सर्ट्स और इंडिसेस टॉपिक से ये आपका क्वेश्चन है, तो करिए। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखिए, बस करते जाइए जो जो दिया जा रहा है। √4 मीन्स 2, यानी 2 की पावर में कितना आ गया 3। 16 का कितना होता है 4, 16 का स्क्वायर 4 होता है, और बाहर से कितना आ रहा है, और बाहर से आप कहेंगे सर बाहर तो ऑलरेडी 4 है, तो लिख दो भाई, कुछ मत एक्स्ट्रा सोचो। मुझे बताओ यहाँ पे कितना है 8 की पावर 2, लिख दो भाई, कुछ नहीं सोचना। इसको मैंने कितना मान लिया थोड़ी देर के लिए x। ध्यान रहे, मुझे यहाँ पे 2 की पावर में समथिंग कैलकुलेट करना है, यानी 2 की पावर में कुछ कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये होता है, सर्च और इंडिसेस में इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ भी है। जिस चीज की पावर में कुछ है, हमें उसी फॉर्म में, जैसे इसकी 2 की पावर x है ना, तो हमें हर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी टर्म्स मौजूद हैं सभी को किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, 2 की पावर समथिंग में, क्योंकि जब दोनों आपस में बराबर होंगे तभी कंपेयर करेंगे। कैसे, देखो जरा, ये तो पहले से 2 की पावर 3 में, इसको तो कुछ छेड़ना है ही नहीं, यानी ऐसे ही लिखना है। 4 को 2 में कैसे लाएंगे, तो 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बचेगा 2 की पावर में 8। समझे कि नहीं समझे भाई। यहां देखो 4 क्या होता है, आप कहेंगे सर 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात। क्या बाहर 4 है, बिल्कुल, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल, तो यानी कितना बचेगा 2 की पावर में 8। ऐसे ही ये कितना होता है, तो आप बोलेंगे ये तो सर 2 की पावर 3 होता है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 2 की पावर में कितना आ गया 6। अलग अलग स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड, जब बेस सेम हो डिवाइड तो क्या होती पावर माइनस, तो सीधे करेंगे। 8 और 3 11, 11 में से 6 माइनस के कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 2 की पावर 5 इक्वल टू हाउ मच 2 की पावर x। मैंने कहा था इक्वल टू में अगर बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाती है। दैट मीन इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, x इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा भयंकर नहीं है, बेसिक क्लियर है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी आपके लिए नहीं है।
आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका एवरेज टॉपिक से आया है, औसत। देखिए क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, उतने में फिर आपको इसको बताता हूं कि इसे कैसे करना है। शांति से पढ़िए। अब आपको धीरे धीरे लेवल का पता चलता जाएगा कि आखिरकार लेवल क्या होता है। क्वेश्चन को शांति से पढ़िए। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ राम्स 5 डिफरेंट स्कोर इन द टेस्ट इज 46.5। राम की 5 अलग परीक्षाओं की औसत कितनी है? 46.5। It was learned later his 2 scores were written as 40 in place of 38 and 32 in place of 36। बाद में हमने ये देखा कि भी जब हम औसत निकाल रहे थे ना, तो 38 की जगह पे हमने गलत से कितना लिख दिया? 40। और 36 की जगह पे कितना लिख के आ गए? 32 लिख के आ गए। अगर आपने गलत एंट्री डाली होगी तो इट मीन एवरेज भी गलत निकली होगी। तो बताओ उसकी करेक्ट एवरेज क्या है? मेरी बात समझेंगे ध्यान से। औसत जो एवरेज जो होता है या औसत जो होता है वो होता क्या है? sum of observation divided by number of observation। यानी हिंदी में से कहेंगे प्रेक्षणों का योग बटे कितना? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण क्या है? जितना आपके पास डेटा दिया होता है, ठीक है। तो इसी चीज का इस्तेमाल अब हम करते हैं। तो कैसे करेंगे? 5, यानी उसने खुद कहा कि भी 5 टेस्ट थे, यानी 5 ऑब्जर्वेशन थी। 5 टेस्ट की जो औसत निकाली गई या देखी गई तो कितनी आई? 46.5। क्या इस बात से सहमत है? अरे भाई एवरेज की जगह एवरेज लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा। तो इन सभी यानी ऊपर कितने टर्म्स आएंगे? आप कहेंगे सर ऊपर तो 5 टर्म्स है, क्योंकि टेस्ट कितने हुए हैं? 5। अरे भाई 5 टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए? यानी 5 टेस्ट सभी को प्लस किया, 5 से डिवाइड किया तो कितना? इतना। अगर मुझे यहाँ पे इनका सम निकालना हो, यानी इनका सम निकालना हो तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर सम या योग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 5 इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे तो कितना आएगा? 5 गुना 5 होता है 25, 6 पंजे 30, 2 32, 3 5 के 20 और 3 23, यानी कितना आएगा? 232.5। यानी जितने भी यहाँ पे टेस्ट में थे, जितने भी ये 5 टेस्ट हुए हैं, इन टेस्ट में टोटल कितने मार्क्स थे? 232.5। और जब हमने उसे 5 से डिवाइड लगाई तो एवरेज कितनी निकल के? 46.5। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि अब देखो हुआ क्या, हमने क्या कर दिया है? 2 ऑब्जर्वेशन को, 2 जो टर्म्स थे उसको गलत लिख दिया है। यानी क्या था? देखो ध्यान से, लिखना चाहिए था 38। क्या बोला मैंने? लिखना चाहिए था 38, लेकिन लिख कितना दिया? सॉल्व करते टाइम 40। यानी 38 सही था, 40 हमने गलत लिया है। उसके बाद उसने क्या कहा? 36 की जगह कितना लिख दिया? 32। यानी लिखना तो चाहिए था 36, लेकिन मैं इस एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम 2 में क्या लिख किया गया? एक 40 लिख दिया और एक क्या लिख दिया? 32। यानी लिखना ये चाहिए था, लिख क्या बैठा ये। यानी मेरी जो एवरेज अभी निकली हुई है वो इस हिसाब से निकली हुई है। यानी मेरी जो एवरेज निकली है वो रॉन्ग निकली है कि नहीं निकली? क्योंकि मैंने गलत चीजें ले ली है। ये मैंने क्या किया? गलत चीजें लेकर के अपनी एवरेज को क्या कर दिया? खराब कर दिया है। अब मुझे अपनी एवरेज को सही करना है। तो मुझे ये बताओ, 2 ऑब्जर्वेशन मैंने गलत ली, कितना सम देती है? तो आप बोलेंगे सर ये तो 72 बनती है। मुझे ये बताओ सही ऑब्जर्वेशन दोनों का सम कितना देता है आपको? 74। यानी हुआ क्या? यानी मुझे चाहिए था कितना? मुझे चाहिए था 2 टर्म्स का सम 74 बनना चाहिए था, और मेरा कितना बन रहा है? 2। यानी गलती मुझसे क्या हो गई? मैंने प्लस करते टाइम 2 की क्या कर दी है? कमी कर दी। यानी 2 की मैंने क्या कर दी है? गलती कर दी है। यानी बन रहा है 2 सम को जोड़ने पर तो 72 बन रहा है, 72 बन रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए था उन 2 का सम? 74। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सम मैंने निकाला है, मुझे इसको सही बनाने के लिए, मैं 72 के हिसाब से ले रहा हूं ना 2 टर्म का, मुझे सही बनाने के लिए कितना इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि सही बन जाए? 2 देना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 का सम 74 है, गलत का सम 72 है। 72 का 74 बनाना पड़ेगा। इट मींस जो सम है उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी करेक्ट सम आएगा। क्योंकि ये मैंने गलती की है, मिस किया है, गलत लिखने से था 38 लिख के कितना आ गया? 40। यानी मेरी गलती है कि नहीं है? इस गलती की वजह से एवरेज भी गलत निकली है। एवरेज को सही करना पड़ेगा, तो यहां से सही कर रहे हैं।
तो कितना बन गया 234.5 और एवरेज कैसे निकलती है अगर इसकी डिवाइड किससे लगा दी जाए 5 से, तो करो कितना आएगा, ये आएगा कितना 569 46.9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर बी। एक बार कान खोल के सब सुन लो, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये वैसे क्वेश्चन नहीं है भाई जैसे आप खुशी खुशी उड़ा के आ जाते हो। अब सुनो ध्यान से, एवरेज कंसेप्ट कहता है कि जितने भी सम है, जितने भी डेटा है सबको जोड़ो और जितने हैं उससे डिवाइड करो। मैंने देखा कि भी चलो ठीक बात है, यानी जितने भी 5 नंबर्स हैं अगर मैं 5 को इधर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 232.5। लेकिन हमने क्या कर दिया, जब हम ये वैल्यूज ले रहे थे ना तो देना चाहिए था 38, ले कितना बैठा 40, देना चाहिए था 36 और ले कितना बैठा 32। यानी सही एवरेज में दो नंबर्स का सम कितना बनना चाहिए था 74, लेकिन गलत लेने की वजह से में कितना रह गया 72 में रह गया। इट मींस मेरे सम, यानी अगर मुझे एवरेज को सही करना है तो जो मुझे यहाँ पे कमी बैठी है सही तक आने में वो कहां जोड़नी पड़ेगी, गलत में जोड़नी पड़ेगी। तो जोड़ी इतनी आई, यानी सही एवरेज ये थी, तो डिवाइड करके भी एवरेज क्या आएगी आपकी कंप्लीट आएगी। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने भी आ चुका होगा, शांति से इसे आप भी ट्राई करो और इंतजार करो फिर मेरा कि भी मैं कैसे बताता हूं, पहले खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो। कहता है कि ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। अच्छा, पूरी कहानी पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक करके चीजों को उठाते हैं। ये क्वेश्चन आपका किससे है, टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से। एक एक लाइन को पकड़ो और शुरू करो। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यानी किसी काम में अगर आप ए को लगाते हो तो वो काम कितने दिन में खत्म कर देगा 12। मुझे नहीं पता काम क्या है, मुझे ये नहीं बता रहा कि काम क्या है। अच्छा ठीक है भाई, जो भी काम हो हम देख लेते हैं। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी बी 20% ज्यादा कुशल है ए से। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, उस तब तक आप इंतजार करो। आज जस्ट आप देखो कि पेपर का लेवल होता क्या है। नोट करो कि भाई ध्यान से देखना मेरी बात को। क्या कहा भाई, ये रहा ए आदमी और ये रहा बी आदमी। बी जो है किस से, ए से क्या है 20% ज्यादा एफिशिएंट, 20% ज्यादा कुशल। यानी अगर ए 100% का काम करेगा तो बी कितना करेगा 120%। अरे भाई कार्य क्षमता का मतलब अभी काम करने में कोई आदमी दूसरे से कितना ज्यादा है, होता है ना, कोई आदमी स्लो काम करता है, ढीला काम करता है, कोई फास्ट काम करता है। तो भाई ए जितना काम करता है उससे 20% ज्यादा काम करने की ताकत किसमें है, बी में। यानी अगर ए 100 की रफ्तार से करेगा तो बी कितना करेगा 120 से। मुझे बताओ, काट लो जरा इसको, तो कितना बन गया 5:6, 20 से काट लो। यानी एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का अर्थ होता है एक दिन का काम। क्या होता है, एक दिन का। एफिशिएंसी मींस जितनी रफ्तार से वो एक दिन का काम करता है। तो अगर ए एक दिन में 5 करता है तो बी कितना करता है 6 काम करता है। अब उसने खुद ही आपको कह दिया कि भाई ए पूरा काम कितने दिन में करता है 12 दिन में। अगर भाई वो एक दिन में 12 काम करता है तो मुझे बताओ पूरा काम कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, 12 दिन काम पे लगा रहा है 5 की रफ्तार से, तो टोटल काम कितना किया होगा 60। भाई टोटल काम निकाले बिना इन प्रश्नों का आप बाल विभाग का नहीं कर सकते। तो टोटल वर्क मेरा आ गया, कहां से पता चला, क्योंकि ए ने काम को पूरा करने में कितने दिन लगाए हैं 12 दिन, और क्षमता कितनी है, काम करने की ताकत कितनी, एक दिन में 5, तो 12 दिन में कितना कर देगा 7। टोटल वर्क हमारे सामने आ गया। और ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, अब देखो ध्यान से, अब नोट करो यहाँ पे 5 काम करेगा 12 की रफ्तार से, यानी एक काम को पूरा करने में कितने दिन लगाता है, बहुत आसान 12 दिन। ये तो लिखा भी है क्वेश्चन के अंदर। अगर बी 6 के हिसाब से काम करता है हर दिन, तो मुझे बताओ 60 काम खत्म करने में कितने दिन लगेगा। ऑब्वियस ही बात है सर, 6 से एक दिन में करेगा तो 10 दिन में 60 काम कर चुका होगा। यानी बी इसी 60 काम को कितने दिन में करेगा 10 दिन में।
ठीक है, अब पढ़ो आगे। कहता है सी कंप्लीट्स द सेम वर्क माने 60 वर्क है। सी कंप्लीट्स द सेम वर्क टेकिंग 6 मोर डेज देन बी। सी जो है उसी कार्य को बी से 6 दिन ज्यादा लेकर करता है। तो अगर बी 10 दिन लेकर के 60 काम को खत्म कर रहा है तो मुझे बताओ सी कितना देगा? 16 दिन। कहां से देखा? भी प्रश्न ने साफ साफ कहा कि बी सी जो है उसी काम को खत्म करने में बी से 6 दिन एक्स्ट्रा लेगा, तो 6 दिन मैंने बढ़ा दिए। भी कुछ करना ही नहीं, जैसा कह रहा है वैसा करते चलो। अब कहता है कि बी और सी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? भाई काम कितना है? भाई काम करना है 60। करवाने किसको लाना है? बी को और सी को। मुझे बताओ बी एक दिन में कितना करता है? 6। तो यहां लिख दो 6 काम करता है बी एक दिन में। और सी कितना करता है? भाई काम है टोटल 60, दिन कितना देता है? 16। तो रफ्तार करेगी एक दिन में कितना करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर 60/16 ही तो करेगा। अरे भाई अगर वो 60 काम को 16 दिन में करता है खत्म, तो एक दिन कैसे निकलेगा? पूरे काम को उसके डिवाइड करना पड़ेगा ना पूरे दिनों से। मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि मुझे बी को भी काम पे लाना है, मुझे सी को भी काम पे लाना है। बी जब काम पर आएगा तो 6 काम कर चुका होगा, सी जब काम पे आएगा तो एक दिन में 60/16 काम करेगा। खत्म क्वेश्चन यहीं पर। काटो जरा इसको, कितने से कटेगा? 4 से काट लो, 4 चौके 16। सॉल्व करो, कितना आ गया? 6 चौके 24 इंटू ये कितना देगा? 6 चौके 24, 24 और 15 कितना हो गया आपका? 39/4। जो बटा 4 है वो कहां चल जाएगा? ऊपर की तरफ। डन है। अब मुझे इसको काटना है भाई, किससे काटूं? 4 से काट लू भाई। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 और 15 39/4। 6 से काटा 10, 10/39। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? एक मिनट जरा, एक चीज देखने दो मुझे ध्यान से। मुझे काम किससे करना है? मुझे करवाना है काम बी से। बी का काम है भाई 6 और इसका काम कितना होगा आपका? 16 दिन में काम खत्म करेगा ना ये, 60/16। हाँ तो यहाँ ठीक है भाई, कितना आएगा? 60 आएगा ऊपर। ये कितना आएगा? 6 चौके 24 और 15/4। ठीक है, तो कितना आएगा? 60 इंटू 4 आ जाएगा देखो ऊपर ना। और 24 और 15 कितना हो गया? 39। हाँ ठीक है, सोल्व करने में थोड़ा गड़बड़ करती है। 3 से काटो, कितनी बार कटा? 20 बार। 3 से काटो कितनी बार? 13 बार। तो कितना हो गया? 80/13। 80/13 कितना होता है? 13 6 78। 6 से 2/13 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे तथ्य क्या है, इसकी खोजबीन तो हम अपने बैच के अंदर डिटेल में करेंगे। लेकिन समझ जाओ 5 काम अगर ये करता है तो बी कितना करता है? 6 की रफ्तार से काम करेगा। तो ये 12 दिन देता है, ये 10 दिन देता है, 16 दिन। तो एक दिन का काम कितना आ गया? 6। इसे कितना आ गया? 60/16। 60 काम को इस रफ्तार से खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 6 से 2/13 विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। पढ़िए क्या है। द रेशो, ये आपका मेंसुरेशन से है। द रेशो ऑफ बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 3:2। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 20% ऑफ द सम ऑफ द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल? एक त्रिभुज के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े कोण का अनुपात 3:2 है। सबसे छोटा कोण है वो किसके बराबर है? सबसे बड़ा कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण को जोड़ने का 20% है। तो सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़े कोण का योग क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसी बात का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा था कि लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा था भाई मैं आपके इंट्रोडक्शन में। आपने सोचा होगा कि भाई टीचर तो डराने आया है आज हमें, है ना? तो देखो भाई अगर डराने आती तो प्रीवियस ईयर का आपको भी मिल जाएगा। क्वेश्चन को शांति से पढ़ो भाई, आप नोट करो ना ट्राइंगल में 3 एंगल होने हैं कि नहीं होने हैं। ठीक है भाई, ये सबसे पहला एंगल, ये होगा एक एंगल, यहां पर होगा सेकंड एंगल और यहां पर क्या होगा आपका 3 एंगल। तो 3 एंगल तो होने ही होने। रेशियो ऑफ बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट, लेट्स से दिस इज बिगेस्ट। ये जो तीसरे नंबर का ये सबसे बड़ा है और दूसरा वाला कौन सा मान लिया मैंने? सेकंड बिगेस्ट। यानी दूसरा सबसे बड़ा मैंने सेकंड मान लिया। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? पहला।
चलिए, तो हमें दूसरे और इसका रेशियो ही तो दिया हुआ है, यानी किसका दिया है, बिगेस्ट और सेकंड बिगेस्ट का। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, बिगेस्ट और सेकंड बिगेस्ट का रेशियो, दूसरा बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा, तो कितना दिया है, 3:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:2, तो ये दिया हुआ है। ठीक बात है। मुझे एक बात समझाएंगे आप, मुझे एक बात बताओ ध्यान से, मुझे ये बताओ ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता कितना है। तो आप देख सकते ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना बनता है, कितना बनता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है, 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ये 20% जो आपको दिया है ना, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ध्यान से देखो। अब तो मैंने ये मान लिया कि भाई स्मॉलेस्ट कितना है, x, और इसको कितना मान लिया 3x, और इसको कितना मान लिया 2x। ठीक है भाई, रेशो तैयार हो गया। मुझे बताओ सम अप करके कितना आया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी 6x कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। अरे भाई क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनना चाहिए ना, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू आई कितनी, 30 डिग्री। तो मुझे बिगेस्ट कितना हुआ, 30 इंटू एक्स, यानी 30 इंटू 3 90 डिग्री। सेकंड बिगेस्ट 30 इंटू 2, यानी कितना आ गया 60 डिग्री, और ये कितना आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट और सेकंड बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट और सेकंड बिगेस्ट का सम, तो 30 और 60 कितना हो गया 90। 90 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में, अरे आई समझ में। अगर आप रेशो का यूज करना चाहते हैं, अगर आप रेशो का यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप। हालांकि जो मैंने तरीका बताया है वो क्या है आपका सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो ही तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका होगा आपका। बाकी आप अब एक्स्ट्रा तरीका जो भी लगाओगे वो क्या हो जाएगा, टफ पड़ जाएगा आपके लिए। जो 20% ऑफ दी है ना आपको, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप मुझे ये बताओ, अगर इसके 3 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं, कितने हो गए 5 पार्ट इसके हो गए। लेट्स से मैंने इसको कितना मान लिया, x मान लिया, तो टोटल कितने पार्ट बन गए 6। जो नहीं समझ पा रहा वो यहां देखो, पहला पार्ट x माना, दूसरा पार्ट 3x माना, और तीसरा पार्ट कितना मान लिया 2x। भाई तीनों एंगल का सम कितना आएगा भाई 180 डिग्री। तो कितना बन गया 6x बन गया, बना कि नहीं बना। तो x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। बस खत्म है भाई, यहीं पर क्वेश्चन खत्म है, यहीं पर क्वेश्चन। तो मुझे बताओ x जगह कितना आएगा 30, तो स्मॉलेस्ट 30 आ गया। सेकंड बिगेस्ट 30 गुना 3 कितना हो गया 90 हो गया। 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 हो गया। बस इन दोनों का सम पूछा है, स्मॉलेस्ट और सेकंड बिगेस्ट का सम पूछा है। तो 60 + 30 कितना हो गया 90, विच इज ऑप्शन नंबर बी। परेशान मत होइए, ये जो आपको दिया है ना, सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण और दूसरे कोण के योग का 20%, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस ट्रिक पे मत आइए। आप सिंपली अगर इसको x मान लेंगे ना, सभी के साथ x लगा देंगे, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बन जाता है, इजीली हो जाता है, और इजी कर सकते हो आप इसे। आई होप आप इसी को समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर होगा, आप भी पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट से आया होगा। ये आसान है, थोड़ा सा आपको इसमें भी उलझाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है कि जिससे आप जो है परेशान हो जाएं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए थे आपके पास, आपने क्या किया, उसमें से कुछ एक पार्ट, पता नहीं कितना पार्ट, हमें नहीं पता कितना पार्ट, उसमें से कुछ पैसे को आपने 10% के इंटरेस्ट पर रखा, और उसमें से जो पैसा बचा उसको 20% के हिसाब से आपने क्या रख दिया, सिंपल इंटरेस्ट पर रख दिया, लेंट कर दिया, यानी आपने उधार दी। अब 2 साल के बाद उस व्यक्ति को कितने रुपीस प्राप्त हुए, 1700 रुपए मिले भाई उसको एज अ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द अमाउंट दैट हैज बीन लेंट एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। कहता है कि बताओ 10% पर क्या अमाउंट रखा गया था, उसकी बात करो। चलो भाई बताते हैं क्या रखा गया था 10% के ऊपर। मुझे ये बताओ कि भाई दोनों अमाउंट को प्लस किया, जब दोनों अमाउंट से हमें जो फाइनली जो हमें मिला है वो कितना मिला है 1700 क्या मिला है एज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरी बात गौर सुनना, मैंने मान लिया कि पहला पार्ट कितना था x रुपीस का,
पहला पार्ट x रुपीज का था, कितने टाइम के लिए रखा, 10% के हिसाब से कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐसे तो निकलेगा फर्स्ट अमाउंट का। और इस अमाउंट में अगर मैं दूसरा अमाउंट, तो दूसरा अमाउंट कितना होगा, 5000 में से x कम, क्योंकि भी टोटल 5000 ही बनना है। अरे भाई दो अमाउंट, कुल टोटल अमाउंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5000 हो सकते हैं। अगर एक अमाउंट x है तो दूसरा कितना होगा, ऑब्वियसली बात है भी 5000 में से फर्स्ट को घटा दो। ये किस रेट पर रखा, ये रखा 20% के हिसाब से। टाइम यहां भी कितना रखा, 2 ईयर डिवाइडेड अपॉन 100, और इस प्रकार दोनों में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल करके सामने आया, 1700। मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मिल क्या रहा है, 1700 एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट पहले का भी निकाला, इंटरेस्ट दूसरे का भी निकाला, दोनों को मिलाकर के जो वैल्यू आएगी, दोनों को मिलाकर के प्लस करके जो वैल्यू आएगी कितनी है, 1700। तो यानी जो x वैल्यू, यानी यहां से हम क्या निकालेंगे, x, और x जो वैल्यू है मैंने किसके साथ रखी है, 10% के साथ, यानी x की वैल्यू ही निकालो, आपको 10% निकालने की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। डन है। आइए इसको सॉल्व करना होगा तो कितना जाएगा, कुछ महान इसको काटने लग जाएंगे और अपने लिए एलसीएम करके चीजों को मुश्किल बनाएंगे। काटना नहीं है, देखो ध्यान से, 10 गुना 2 कितना हो गया, 20x अपॉन कितना 100 प्लस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 कितना हो गया 20। अब आगे कितनी जीरो है, 3 और 1 4, 4 जीरो और लगनी है इसके आगे। नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद भी मल्टीप्लाई कर दो। 20 गुना 2 40, 40 इंटू एक्स कितना जाएगा, -40x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना 1700। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 100 कहां चल जाएगा, दूसरी तरफ। दूसरी बात 20x में से 40x को यदि आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 20x। ठीक बात है, ये तो सभी, इतना आसान तो सभी को सॉल्व करना आता होगा। 40 में से 20 घटाओगे तो इतना ही तो आएगा, क्योंकि भाई बेस से में तो आप कुछ भी कर सकते हो बाबू ऊपर, है ना, तब दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आपने इसको काट वाट दिया होता तो क्या करना पड़ता, एलसीएम करना पड़ता ना, कितना दिमाग आपका खराब होता है यहाँ पे एलसीएम निकालने में। अप्रोच सही होनी चाहिए तभी आंसर जल्दी आते हैं, अप्रोच गलत तो आंसर आने में क्या लग जाएगी, देर। तो 1700 तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन यहाँ के जो 200 का एलसीएम 100 आएगा वो कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये आ गया इस तरफ। ठीक बात है। 20,000 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 17 के आगे 4 जीरो तो और लगनी ही लगनी है, ऊपर से प्लस की चीज इधर आने पर क्या होनी है, घटनी है। भाई घटनी है कि नहीं घटनी है, बिल्कुल घटनी है। मुझे एक बात बताओ, यहां से कितना आएगा 1 2 3 4 इतना आएगा। आप सॉल्व कर लो, चाहे अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आएगा। 2 से 3000 को डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी 1500। 2 से 3000 को डिवाइड करो, कितनी आएगी 1500। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि 10% पर मैं x मान रहा हूं और 20% पर जो वैल्यू दी गई है वो कितनी मान रहा हूं, 5000 माइनस x। तो मुझे x निकालना था, यानी 10% की वैल्यू, और यही मेरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। और अगर मुझे वो 20% पर कितना पैसा दिया, अगर वो मुझसे पूछता तो मैं क्या सॉल्व करता, 5000 में से इस वाली वैल्यू को क्या कर देता मैं माइनस, क्योंकि देखो ना 10% के साथ क्या लिया है प्रिंसिपल x, 20% के लिए क्या लिया है 5000 माइनस x। जैसा पूछेगा वैसा हम करेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर इस अप्रोच से अगर आप करोगे तो जल्दी होगा, काटोगे एलसीएम में फंसोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम कर देगा। ये था सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आप इस चीज को भी समझ चुके होंगे। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप भी जरा देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस टॉपिक से है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। The ratio of the ages of father and mother at the time of birth of their son is 9:8, यानी पिता और माता की जो आयु का अनुपात है वो 9:8 है। कब, जब उनके पुत्र का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक बात है, आगे बढ़ो। इन्हीं पिता और माता, यानी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वुड बी 17:6,
यानी इन्हीं माता पिता की जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, आगे आपको दिया 70:16। कब, जब उनके बेटे की उम्र अब से कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो पूछता है कि माता और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अगर आप इसे बेसिक से बनाओगे ये इतना भयंकर टाइप का बन जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि करोगे तो करोगे क्या करोगे, किसको एक्स मानोगे किसको क्या मानोगे। ये बहुत ही भयानक किस्म का प्रश्न बन जाएगा अगर आप बेसिक से सॉल्व करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करेंगे। बात करते हैं फादर, पिता, फादर और मदर की बात हो रही है। अभी हम देखते हैं कि भी पहले रेशो कितना था, 9:8। ये कब की बात है, जब उस बच्चे का बर्थ यानी जन्म हुआ था। जब उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, जब उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ओके, द रेशो उसका कितना हो जाएगा बाद में, 17 कितना हो जाएगा 16। कब, जितना यहां पर है उसका जब ही कितना हो जाएगा, डबल। लेट्स से अगर बेटा यहां पर x का है तो यहां पर कितने का होना चाहिए, 2x का होना चाहिए। डबल तो इसी को ही बोलते हैं हमारी भाषा में, आपकी भाषा में भी इसी को ही बोलते हैं डबल। तो बोलते हैं कि प्रेजेंट का रेशो क्या है। अगर वो प्रेजेंट का रेशो आपसे पूछता है तो मेरी बात ध्यान समझना, प्रेजेंट का रेशो का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट का रेशो आएगा आपका यहां पर बीच में। क्यों आएगा बीच में, क्योंकि इसी रेशो से पीछे की बात, क्योंकि बच्चे ने जब जन्म लिया तब ये पुरानी बात है, वहां से ये प्रेजेंट में आए, प्रेजेंट से अब ये कहां चले गए हैं, फ्यूचर में, क्योंकि एज का क्या हो रही है, उसकी डबल हो रही है। दैट मीन्स प्रेजेंट आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, बीच में। अब आप बोलेंगे सर बीच में क्यों माने हम, आप अपने ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन नंबर पहला क्या कहता है, 15:14। ऑप्शन नंबर सेकंड उठाओ, 13:12। अगला उठाओ 10:9। अगला उठाओ 16:15। मुझे ये बताना अगर प्रेजेंट इससे आगे होता या प्रेजेंट इससे पीछे होता तब तो ऑप्शन भी ऐसे ही होते, ठीक बात है। लेकिन ऑप्शन 9 और 8 से तो बढ़े जा रहे हैं, 17 और 16 से पीछे रह रहे हैं। दैट मीन प्रेजेंट आपका कहां है, कहीं ना कहीं यहीं फंसा है प्रेजेंट आपका, और यही आपसे उसने पूछा है। मेरी बात को गौर से समझेंगे। अब पहले देखो रेशो, ठीक है, फादर और मदर कितने का एज गैप है, 1 का। यहां भी कितने का है, 1। क्योंकि ये एक कंसेप्ट है, आपके एग्जाम व्यू चैनल पर इसकी एक वीडियो भी अवेलेबल है, सर ने करवाई, वह भी आपको इसके बारे में। रेशो का एक सुपर कंसेप्ट ये कहता है, दो लोगों की एज का जो डिफरेंस होता है, दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है, वक्त के किसी भी पड़ाव पे, समय में कभी भी अगर आप देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। क्या समझे, मुझे सर समझ नहीं है, समझो ध्यान से। अगर आपका भाई 5 साल पहले आपसे 3 साल बड़ा था तो मेरे दोस्त 10 साल के बाद भी आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा ही होगा, 15 साल बाद भी 3 साल बड़ा ही होगा, 50 साल बाद भी कितना बड़ा होगा, 3 साल। क्या दो व्यक्तियों के एज की गैपिंग को क्या आप बदल सकते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपका भाई आज की डेट में 3 साल बड़ा है तो 10 साल के बाद सिर्फ वो 1 साल बड़ा रह जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। बस ये तो कंसेप्ट है, दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या रहता है, सेम। 9 से 8 1, 17 16 1, यानी रेशियोज हमारे बिल्कुल ओके हैं, छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि जहां पर डबल हो रहा हो, जहां पर क्या हो रहा होगा, डबल वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा, बस वही हमारा काम हो जाएगा वहां पर सेट। तो ध्यान से देखो, अब 9 से 17, 9 से कितना पहुंच गया, 17 पर पहुंच गया। भाई 9 से कितने पहुंच गया, 17 पे कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। और हम क्या चाहते हैं, 8 बढ़ाना चाहते हैं कि क्या बढ़ाना चाहते हैं? आप देखो 9 से 17 कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। 8 का हाफ कितना हो गया, 8 का हाफ सर 4 हो गया। तो यानी यहां से यहां पर ये कितना होना चाहिए, 13, और यहां से यहां कितना होना चाहिए, 12। अब आप बोलेंगे सर क्यों किया आपने ऐसा? ध्यान से मेरी बात समझो। फादर 9 से 13 4 बढ़ा, 13 17 भी कितना बढ़ा, 4। यानी यहां से बच्चा 4 साल आगे बढ़ा और यहां से कितना बढ़ा, 4 साल और आगे बढ़ा। तो भाई डबल हुआ कि नहीं हुआ? इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बच्चे की उम्र डबल हुई कि नहीं हुई? भाई 4 यहां डबल नहीं होगी, यहां पर उम्र डबल नहीं हो रही भाई, यहां भी 4 गैपिंग जा रही है, यहां भी 4 गैपिंग जा रही है, तो डबल तो हुआ। 4 यहां पर, 4 यहां पर, तो डबल तो हो गई उम्र। बस यही ऑप्शन क्या हो जाएगी आपका करेक्ट। यानी
इस क्वेश्चन का सिंपल लॉजिक ये था कि यहां से यहां देखो कितना का गैप जा रहा है, 8 उम्र आगे बढ़ी, 8 उम्र को 2 से डिवाइड करो। भाई 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे की उम्र क्या हो रही है, डबल हो रही है, डबल हो रही है, यानी यहां से यहां पे क्या कर दो, 2 की डिवाइड लो और आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इससे आसान इसका तरीका कोई है नहीं। किसी भी ऑप्शन का अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो कहीं भी बात आपकी फिट नहीं बैठेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखा रहा हूं, पहला ऑप्शन 15:14, तो यहाँ देखो भाई 9 से कितना बड़ा, 6 बड़ा, और यहां से कितना बड़ा, 2 बड़ा, तो क्या आपकी प्रॉपर गैपिंग आई, क्या डबल हुआ, डबल हुआ भाई नहीं हुआ, यहाँ तो 6 बड़ा और यहाँ पे सिर्फ 3 बड़ा, ये तो डबल हुआ ही नहीं कहीं से भी। ऐसे ही करके ऑप्शन चेक करो, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13:12, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट अगर पढ़ना चाहते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को जड़ से जानना चाहते हो, तभी एचपीएस का बैच लॉन्च किया है। उसमें हम पढ़ाते हैं बिल्कुल जीरो से, बेसिक से लेकर के बिल्कुल हायर लेवल तक, जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13:12, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड, द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 240 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 240 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो ध्यान से मेरी बात समझेंगे, इस क्वेश्चन में ना तो आपको स्पीड पता है ट्रेन की कितनी है, और ना ही आपको पता है उस ट्रेन की लेंथ कितनी है। यानी एक ही चीज के बारे में आपको दो चीजों का पता ही नहीं है, ना ही कुछ निकालने की हिंट दी गई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई से आप क्या करोगे, या तो स्पीड होती या तो लेंथ होती तो हम कुछ करते, ये दोनों ही मिस कर दी गई है, सिर्फ टाइम दिया है। तो हमें फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप दो चीजों को ही मिस कर दोगे तो तीसरी चीज कहां से निकालोगे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अधूरी है, या आप इसको प्रॉपर, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। व्हाई, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ट्रेन की लंबाई क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपको दी ही नहीं है, ना हिंट है ना कुछ है, बस दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है देखने में, लेकिन जब तक आपको दो चीजों का पता ही नहीं है, ना कोई हिंट दी है, आप इस क्वेश्चन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विच इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ओके, आइए फ्रेंड एक और करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का है, ये रीजनिंग का भी है, या आपका मैथमेटिक्स का भी है, जैसे भी आप इसको काउंट करना चाहें। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। इस क्वेश्चन को आपके एचपी एग्जाम में जब आया था तो स्क्रैप कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि इसको जब रीजनिंग के टीचर्स ने सॉल्व किया था, उन्होंने कहा कि भी इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कि प्रॉपर तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों रीजनिंग के टीचर्स ने ऐसा कहा कि इसको सॉल्व करने कोई प्रॉपर मेथड नहीं है या कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इस पर एक पैटर्न फिट बैठ रहा है और वो पैटर्न इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो कैसे होगा, आप भी ट्राई करो। क्वेश्चन है कितना, 2269, फिर 2284 का पैटर्न है। पैटर्न क्या नंबर है अभी, तो पैटर्न हम बनाएंगे अभी। 2319 है, 2376 है, और 2539 है, एंड देन 2760 है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं यहां से यहां तक आऊं तो कितना बड़ा, 15 बड़ा। अगर मैं इस पोर्शन से इस पोर्शन पर जाऊं तो कितना बड़ा, 39 नहीं 35 बड़ा भाई। अगर मैं इस पैटर्न से इस पैटर्न पर जाऊं तो उसको भूल जाओ, पहले यहाँ कुछ बन रहा है, बिल्कुल 15 का पैटर्न क्या बैठ रहा है, तो आप आंसर 15 हो जाए, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, सही बात है भाई। अगला पैटर्न क्या बनता है, 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो तो बात बन जाएगी, या 5 into 7 करो। अब छोटा नंबर आगे लिखो ना, और बड़ा नंबर का लिखो पीछे, ठीक बात है। ऐसे ही अब क्या पैटर्न बनना चाहिए, अब बनना चाहिए 7 into 11 का, 7 into 9 का नहीं। ये प्राइम नंबर्स का चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन किसका चल रहा है, प्राइम नंबर्स का।
तो यानी कितना होना चाहिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 का पैटर्न बैठना चाहिए, यानी कितना 77 ऐड होना चाहिए। तब आप देखो क्या इसमें सच में इतना ही हो रहा है, क्या इतना ही हो रहा है? 9 7 16, 1 7 2 7 और 2 9, 23 और कितना हो गया 32 23 सॉरी, ये कितना बन गया 2296। होना कितना चाहिए था 2296, है कितना 2276, यानी ये ही पार्ट क्या है इसमें रॉन्ग है। चलो हम फिर भी कंफर्म करते हैं कि क्या हम जो निकाल रहे हैं वो सही भी निकाल रहे हैं या नहीं। यानी कितना बनना चाहिए था 22 नहीं सॉरी, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। 9 7 16 23 होगा ना, यहाँ 2396 होगा, 22 थोड़ी होगा, 2396 है ना, बढ़ेगा ना ये। अच्छा अगर मैं इसको ये लेकर के चलता हूँ क्या आगे पैटर्न फिट बैठता है? चलो देखते हैं। 2396 से 2539 तक जाते समय अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 की लेनी पड़ेगी 13 के साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जो कितनी होती है 143। तो क्या इसमें 143 ऐड करके सच में ऐसा बनता भी है कि या हम हवा खेल रहे हैं? तो चलो देखते हैं। अगर हम 2396 में 143 को ऐड करें तो कितना बन जाएगा? बिल्कुल सही पैटर्न है अभी, यही इसका पैटर्न था और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी 2376 इसमें रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी फंडा क्या था, क्यों जो है टीचर्स को समझ में नहीं आया या क्यों टीचर इसमें कंफ्यूज हो गए? ये पैटर्न चल रहा था प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, प्राइम नंबर की प्राइम के साथ क्या हो रही थी मल्टीप्लीकेशन चल रही थी, जिस वजह से टीचर इसको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, अगर आप यहां से गौर करो, यहां से आगे जाने पर कितना जुड़ना चाहिए था भाई 7 9 मत लेना, नो 9 नहीं देना, प्राइम नंबर्स देने हैं। 7 के बाद 11 77 यानी 77 जुड़ करके बनने देता इतना, लेकिन बताया कितना इतना। मैंने कंफर्म करने के लिए इस वैल्यू को अगर हम लेते हैं और 11 into 13 करके देखते हैं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, मैंने अभी करके दिखाया तो है आपको। दैट मीन 2376 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, बट इसका आंसर प्रॉपर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए अब आपको जरूर इस बात का पता चल गया होगा कि जब मैं आपको इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि भाई वैसा पेपर नहीं है जैसा आप करते आ रहे हो, कि भाई वैसा पेपर नहीं है, तो अब आज आप उस बात से सहमत होंगे। आज आपने उस चीज को देख लिया होगा कि भाई जैसा आपने पढ़ा है, जैसा आप पढ़ते हुए आए हैं, उस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा, लेवल को उठाना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहां तक पहुंचेंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। उम्मीद करते हैं आज क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से, कई स्टूडेंट, मुझे पता है कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें कई क्वेश्चन में कुछ बातें बीच में समझ नहीं आई होगी, मैं जानता हूं, लेकिन अगर उस स्टूडेंट को ढंग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है, बेसिक से हाई लेवल तक जाना है, तो उसके लिए फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस का पुलिस कांस्टेबल का एक बैच हमने लॉन्च किया है, उसके साथ उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। पोस्टर आपके स्क्रीन पर होगा, उसमें नंबर अवेलेबल है, सर से कांटेक्ट कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी आप जानना चाहते हैं वहां पर आप जान सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी, सारे के सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, कोई भी यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन नहीं रहेगा। डायरेक्टली आप अपने टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें अपना व्यू बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी समस्या आती है, डायरेक्टली कमेंट करो, 1-on-1 हम टीचर्स क्या करते हैं आपके साथ कांटेक्ट करते हैं और आपकी क्वेरी को उसी टाइम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब क्वेरी उठती है वहीं पर क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेशन के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।